नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सही पोजीशंस में बैठे होंगे, ढंग से लेक्चर्स कर रहे होंगे, अपने कानों में हेडफोन लगा के या अपने कानों के ऊपर हेडफोन लगा के एक ऐसी जगह पे बैठे होंगे, एक ऐसी जगह पे बैठे होंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंसेस नहीं है एंड यूर 100% कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन कि आज लेक्चर में क्या होने वाला है, बिकॉज दिस लेक्चर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है आज हम खुद गूगल पे जाके देख लेंगे कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक लेसन जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। सर आपने टॉपिक भी बोला और लेसन भी बोला। सो द थिंग इज कि भले ही आपके बुक में ये एक छोटा सा टॉपिक दिया हो, लेकिन अगर आप 11th स्टैंडर्ड में जाते हो तो दिस टॉपिक इमर्जेस एज अ सेपरेट चैप्टर अंडर द हेडिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बेसिकली ऑल दिस प्रोसेसेस जो हम सेल में बात करेंगे ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनको समझते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने से पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज इम्पोर्टेंस, ये देखते हैं पहले। व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ, ऐसे करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल साइकिल इन नेट। नेट में सेल साइकिल का इम्पोर्टेंस क्या है? तो जैसे कि ये कह रहे हैं सेल साइकिल इज हाई कंसेप्चुअल चैप्टर इन नीट अकाउंटिंग फॉर 2 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर। 2 से 4 सवाल हर साल, यानी विच मेक्स एन एवरेज मार्क्स ऑफ अबाउट 8 to 16 मार्क्स। सो ये जो पार्ट के जितने भी लेक्चर चलेंगे सेल साइकिल के, इट विल गिव यू एट लीस्ट 8 मार्क्स एंड as good as 16 मार्क्स ऑल्सो। कि कम से कम 8 मार्क्स तो आपके फिक्स है, लेकिन 16 मार्क्स भी दे सकते। एंड मार्क माई वर्ड जो मैं बोलने जा रहा हूँ, सेल साइकिल भले ही ज़्यादा टाइम के लिए चले, लेकिन जिस मोमेंट पे हमारा सेल साइकिल खत्म होगा उस मोमेंट पे यू विल एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन, whether it is in NEET, whether it is in CAT from सेल साइकिल। जितने भी सेल साइकिल पे सवाल आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप लोग सेल साइकिल को प्रिपेयर कर लेते हो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एवरीडे, आउट ऑफ स्कोर करोगे सेल साइकिल के क्वेश्चंस। बट देयर हियर इज एन कंडीशन। देखो, अब तक आप लोगों ने जैसे भी लेक्चर किए होंगे, आई हैव नो आइडिया ऑफ, जिस दिन लेक्चर आ रहा है उसी दिन लेक्चर करो। कोई भी बैकलॉग नाम की चीज मत रखना। डेली का होमवर्क डेली कंप्लीट करना और चीजें लर्न करना सीखो, रिवीजन करना सीखो, अपना एक शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल को फॉलो करना भी सीखो। जैसे सेल साइकिल आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाएगी जो हम बात करेंगे अभी, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेल साइकिल हमेशा समझाती रहती है वो है कि हमेशा एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहे। अगर हम जितने हैं आज, अगर इमेजिन करें कि हमारे बॉडी में, हमारी ये जो सारी बॉडी है इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और जब सबसे पहले कंसीव किया, जब पेरेंट्स ने कंसीव किया सबसे पहले, तो कंसीव जब मदर ने कंसीव किया बेबी को, उस समय हम एक सिंगल सेल थे, बहुत छोटी सी। उससे आज 80 किलो की बॉडी बन चुके हैं। बॉडी यानी ये वाली बॉडी ने बॉडी बन चुके हैं, शरीर 80 किलो का जिसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल है। और ये एक सेल से ट्रिलियंस नंबर तक का जो सफर था ना, इसमें दो चीजें बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट डेवलपमेंट एंड हमेशा फॉरवर्ड मूव करते रहे। कंसिस्टेंसी, एक सेल हो गए, 2 सेल हुए, 4 हुए, 8 हुए, 16 हुए, एंड इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन ट्रिलियन सेल्स। तो ये जो कंसिस्टेंसी नामक चीज है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों में आए, ताकि एक बार एक टाइम पे ऐसे पीछे मुड़ के देखो कि क्या था मैं और आज क्या बन गया हूँ, खुद के ऊपर नाज हो, गर्व हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ में आ गया।
करना क्या है ये भी बता देता हूँ। अब अच्छा, एक और चीज इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आप लोगों से। हमेशा हमेशा से मैंने इस चीज का हर बार हर जगह पे उल्लेख किया है, और हर बार हर जगह पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स। दैट इज नथिंग बट द पावर हवर सेशन। अब सर, ये पावर हवर सेशंस क्या होते हैं? तो देखो बेटा, जिस स्टैंडर्ड में तुम हो, तुम लोगों ने कम से कम एटलीस्ट 2 आवर्स कोचिंग क्लास, स्कूल के अलावा एटलीस्ट एक बेयर मिनिमम 2 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है? अब पढ़ाई करना मतलब लेक्चर चालू कर दिया, दिमाग में कुछ ही चल रहा है, ठीक है, ये पढ़ाई नहीं होती। या लेक्चर कर लिया सिर्फ, ये भी पढ़ाई नहीं होती। कि सर हम तो स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना, ये भी पढ़ाई नहीं होती। अरे सर ऐसे मत बोलो, स्कूल का होमवर्क करना तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं। पढ़ाई होती है जब आप आपके कंसेप्ट को ऐसे सामने रखते हो, चीजों को समझते हो, दैट इज द स्टडी। लिखना, होमवर्क कंप्लीट करना, 10 बार लिखना, ये पढ़ाई नहीं है। कि एक्चुअल वो कहना क्या चाहता है टॉपिक, एज जैसा मैं हमेशा बताते आता आ रहा हूँ, बताते जाऊंगा हमेशा। अपने जिंदगी में कभी भी साइलेंसर मत बनना। बी दैट रणछोड़ दास छांछड़, जिसको कंसेप्ट से लेना देना, ना कि रट्टाफिकेशन। ऐसे ऐसे कंसेप्ट को समझने लग जाओगे ना, मार्क्स ऐसे दौड़ते दौड़ते पीछे आए। ठीक है? हार्ड वर्क या मार्क्स? हार्ड वर्क, मार्क्स फॉलोज माय फ्रेंड, मार्क्स फॉलोज। समझ रहे हो? समझ रहे होंगे कुछ लोग कि बड़े इंस्टा वापरने लगे हो सर, वापरना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, समझ में आया? 2 घंटे, अरे सर ये तो टॉपिक आधा ही रह गया। ठीक है, इसको कंप्लीट कर ले। ये जो पावर हावर सेशंस की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरे दिन भर मत पढ़ते बैठना, मतलब फिर से नोटबुक लेके चीजें प्रिंट करना नहीं होता है, वो जेरोक्स का मशीन कर लेता है। पढ़ना मतलब होता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को अपने इस मस्तिष्क में गैदर कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब उस चीज को पढ़ देखो, तो आप ऐसे लोगों को बुलाओ कि आ जा, अच्छा सेल साइकिल समझना है आपको, आ जाओ, और फिर उनको समझा रहे हो। दैट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट हैव। तो आपका टॉपिक क्लियर हो। समझ रहे हो ना? कि आपका बेंच पार्टनर आपसे पूछता है कि तुझे पता है मैंने सेल साइकिल प्रिपेयर कर लिया है, आप बोलते हो आजा बेटा इंटरफेस बताता हूँ तुझे, तूने कभी ये चीजें सीखी नहीं होगी। ये जब कॉन्फिडेंस आता है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ आता है? पढ़ाई से आता है। और इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए एट लीस्ट 2 आवर्स अ डे आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे सारे चीजों के अलावा। अच्छा सर, इस 2 घंटे में क्या करना है? तो बेटा, इस 2 घंटे में आप रीडिंग करो, चीजों को समझो, लर्निंग करो, बस इन दोनों चीजों पे कॉन्सेंट्रेट, रीडिंग एंड लर्निंग। एक 45 मिनट्स पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर से 45 मिनट्स पढ़ लिया, और फिर ब्रेक ले लिया, जो भी था। इतने 90 मिनट्स में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हर दिन अपना 2 सब्जेक्ट्स का एक शेड्यूल बनाओ। जैसे आज के 45 मिनट्स में मैं ये एक टॉपिक, एक इस सब्जेक्ट्स को देता हूँ। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और संडे को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। ठीक है? बहुत ज़्यादा यानी कितना सर? कम से कम 4 आवर्स एट लीस्ट। संडे यानी छुट्टियों के लिए दिन नहीं होता है, पढ़ने के लिए होता है, प्रिपरेशन के लिए होता है। अब ये जो मंडे टू सैटरडे है, इसमें हम लोग कितना पढ़ रहे हैं? 90 मिनट्स पढ़ रहे पर डे। ठीक है? एंड 2 सब्जेक्ट पर डे। अब 2 सब्जेक्ट आप आपके हिसाब से चूज कर लो। जैसे कर लिया मैथ साइंस, फिर कर लिया फिजिक्स, एसएसटी साइंस, फिर कर लिया मराठी इंग्लिश, फिर कर लिया मराठी हिंदी। ऐसे कर करके सब्जेक्ट आपका एक टाइम टेबल बनाओ, इस चीज को फॉलो करना सीखो। अब ये बहुत एकदम आसान सरल सी चीज लगती है ना, बट एजी थिंग्स, जो सिंपल थिंग्स होते हैं ना, सिंपल थिंग आर नॉट एजी। जो बड़े सिंपल सी चीज लगती है ना, वो आसान नहीं होती है। ठीक है? इसमें कंसिस्टेंट रहने की जो एक छोटी सी जो कंसिस्टेंसी की जो हैबिट है ना, ये जब तक नहीं जाती,
तब तक ऐसे एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स जिसको हम बोलते हैं कि अरे ये तो 10वीं में फेल था, पता नहीं आईएएस कैसे बन गया। ठीक है, उसने जो कंसिस्टेंटली मेहनत की है ना, जो घिसे है 5-6 साल, वो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग हो वट एवर स्टैंडर्ड जिसमें आप हो, अभी से उस चीज के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। समझ रहे हो? तो ये सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, सेल साइकिल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, हेडिंग दो सेल साइकिल। बस ये वाली चीज याद रखना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इतना भी ज्ञान आप मेरा यूज कर लेते हो तो लाइफ में कहीं से कहाँ पहुंच जाओ, कहाँ से कहाँ मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच जाओ। ठीक है, वेरी। सेल साइकिल, हेडिंग दो सेल साइकिल, आज की डेट डालना। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन टॉपिक का नाम है अपने, सेल साइकिल। चलो अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा टॉपिक का। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, डेट डालना अच्छी, और शुरुआत करते हैं चीजों को समझने के लिए। देखो, सेल क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी बताता हूँ। सेल क्या होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स है, तो ये जो इतने सारे सेल्स हमारे बॉडी में, ये कहाँ से बने? एक सिंगल सेल से बने। एक इमेशिएटेड बॉडी, कृष व्यक्ति से एक फैटी पर्सन जब बनता है, जब पैदा हुए थे तो 1 फीट भी नहीं थे हम, उससे आज 5 फीट के बन गए, 4 फीट के बन गए। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो हमारा एज था वो था कुछ एज, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो हमारा वेट था वो था 2.5 किलो 3 किलो, से आज 80-80 किलो के बन गए हैं। इन सारे पीछे, अच्छा और एक और चीज, जब तुम्हें गुस्सा आता है किसी चीज के ऊपर और तुम बोलते हो कि अब तो बॉडी वॉडी बनाऊंगा, ठीक है, और बॉडी बनाने के लिए जिम में जाते हो तो जो मसल्स बन रहे हैं, ये मसल्स, ये सारी जितने प्रोसेसेस, अभी तुम जो मुझे सुन पा रहे हो, तुम्हारी जो हियरिंग एबिलिटी डेवलप हो, सारे चीजों के पीछे एक मात्र प्रोसेस है, दैट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग डे एंड नाइट, सो दैट कि आपके बॉडी में कंटिन्यूअसली रिपेयरेशन चलता रहे। हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो खराब होता हो जाता होगा ना, तो ये खराब नहीं होता है, फिर भी कंटिन्यूअसली चलता रहता है। फिर भी इसके पीछे का रीजन है, हार्ट के जो सेल्स है वो धीरे धीरे करके रिप्लेस होते जाते हैं नए सेल्स। और अभी तक मैंने आपको जितने भी चीजें कही, इन सारे चीजों में एक प्रोसेस है विच इज कॉमन इन ऑल, एंड दैट इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ सेल, जो कि आप लोगों ने सेल थ्योरी में पढ़ा होगा। क्या बताते हैं अपन सेल थ्योरी में? स्क्लीडन और शॉन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं तो स्किप कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है मैं उनके लिए रिवाइज करता हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि स्क्लीडन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी थी, उन्होंने सारी चीजें बताई, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं बताई कि सेल कहाँ से बनते हैं। और इन चीजों को बताने के लिए फिर आए थे अपने रुडोल्फ बुश, और रुडोल्फ ने बोला भाई साहब, सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज नथिंग बट द ओमनिस सेल्ला सेलुला। जिन लोगों को पता है उन लोगों को याद आ रहा हो, कोई दिक्कत। सो ये जो इतना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बने, इसमें जो चीज थी जो हमने अपने खुद को अप्लाई करना सीखा, एंड दैट इज नथिंग बट द कंसिस्टेंसी। कोशिश कि आप कंसिस्टेंट हो अपने हर एक चीज को लेकर, एटलीस्ट अपने पढ़ाई को लेकर, कि हाँ सर हम कंसिस्टेंट है अपने खेल कूद के लेकर, हम कंसिस्टेंट है टाइम पास को लेकर, हम हर दिन कंसिस्टेंटली टाइम पास करते हैं, ऐसे मत बोलो। हम हर दिन बुक ओपन करके बैठते हैं सर, हम पढ़ते ही नहीं है, ये भी मत करना। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना, कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, कंसिस्टेंटली कॉन्सेंट्रेटेड, कंसिस्टेंटली फोकस, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हुए रहना। ठीक है, इतनी सारी बातें कहने के बाद हम सेल साइकिल की शुरुआत करते हैं। तो सेल क्या होती है? बेसिकली हमारे बॉडी में जो सबसे बेसिक सी चीज है जिससे सारी बॉडी बनी, दैट इज द सेल।
इसी का एग्जांपल लेते हुए हम कहते हैं कि जैसे हर बार बताया, फिर से बोर नहीं करूंगा आप लोगों को, कि जैसे बिल्डिंग ईंटों से बनती है वैसे हमारी बॉडी जिन ईंटों से बनी है वो ईंटें होती है सेल। अब बॉडी को ग्रोथ होने के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट होने के लिए, इन सारे चीजों को कंटिन्यूअसली ढंग से करने के लिए, ढंग से चलने के लिए जो सेल होती है, जो जरूरी होती है। ऑर्गन्स कहाँ से बनते हैं? सेल से बनते हैं। हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है। तो ये जो सेल्स है, ये सेल्स क्या है, समझ में आया ना? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और इसका डिवीजन होना बहुत जरूरी है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सेल को लिख लेते, थोड़ा सा लिखते बस। सेल इज द स्ट्रक्चरल, अब ये बताते नहीं जाऊंगा मैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है करके। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, या लिविंग थिंग भी कह सकते हो, एक ही मतलब, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस तो आपको समझ में आ गया, सेल साइकिल होना क्यों जरूरी है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन ऐसा लिखते हैं। क्यों जरूरी है सेल डिवीजन होना, क्यों जरूरी है ये समझेंगे तभी तो हम कर पाएंगे ना चीजों को। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन, हर एक चीज जो हो रही है, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जा रहे हैं। जो ह्यूमंस है वो कुछ सालों पहले 10-20 हजार 1500 थे, वो आज कितने हो गए आप बात, बिलियंस। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हर एक के बॉडी में सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, कोई भी प्रोसेस का नाम लो, सेल के बिना कुछ कुछ नहीं होता। बाल विवाह का नहीं होता किसी प्रोसेस। सेल का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, मतलब सबसे सर्वोत्कृष्ट जो चीज है, सेल को बनने में बहुत टाइम लगा, इवोल्यूशन में कभी पढ़ाया होगा मैंने आप लोगों को, या फिर से बताऊंगा कभी इवोल्यूशन में अगर टाइम मिला तो बड़ी मस्त प्यारी सी चीज है सेल। बहुत सारी चीजें समझ, अगर आप सेल को, सेल के ऑर्गेनल्स को ढंग से समझो ना, तो लाइफ के बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं। बायोलॉजी मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि मुझे दो सब्जेक्ट्स बड़े पसंद है, बायोलॉजी एंड फिलोसॉफी। एक सिखाती है कि हम जिंदा क्यों है, और फिलोसॉफी समझाते हैं कि जिंदा रह के करना क्या है। तो दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं जब मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, समझ रहे हो ना? तो बहुत सारी चीजें सेल डिवीजन से, ऐसे जैसे कंसिस्टेंसी वाली बात अभी निकाली मैंने कि जैसे सेल डिवीजन कंसिस्टेंटली हो रहा है, वैसे आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंट रहो। तो बायोलॉजी और फिलोसॉफी में मिक्स करता रहता हूँ, ठीक है। आते हैं, चलो सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन पे आते हैं। सबसे पहली बात क्या पढ़ी हमने कि बॉडी की ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन इज नेसेसरी, सेल डिवीजन इज नेसेसरी। अब नेसेसरी की स्पेलिंग नहीं आ रही तो गूगल मत करना, मैं बताता हूँ। नेसेसरी, आर वाई है, ठीक है, फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। पहली चीज किसके लिए? ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए। दूसरी चीज है रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज है हीलिंग ऑफ वुंड, जो जख्में हुई है ना हमें, हीलिंग ऑफ वुंड, इसके लिए जरूरी होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, जैसे मैंने अभी बताया, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल जैसे हार्ट में होता है वैसे, ठीक है। तो ओवरऑल नंबर को बढ़ाने का काम। अच्छा, रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन होना जरूरी है, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन यानी क्या? कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस, दैट इज एक स्पेसिस को कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए भी सेल डिवीजन इतना इम्पोर्टेंट, सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस। ये जो बड़े बड़े बातें हम कर रहे हैं, इन मतलब ह्यूमंस बड़े बड़े बातें जो कर रहे हैं, इसके पीछे की रीजन भी यही, कोई एक सेल डिवीजन ढंग से होने लग गया, हम ऐसे बंद हो गया ना सेल डिवीजन, तो सारे एक दिन में सब खलास। बेसिकली अगर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेल डिवीजन बड़ी अच्छी एबिलिटी थी जो सेल्स में डेवलप हुई,
और जिसके वजह से ये सारी चीजें ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स इसमें सही से इवॉल्व हो पाए, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सेल क्या होता है और सेल डिवीजन क्यों होता है ये हमने समझ लिया। इंपॉर्टेंस क्या है सेल डिवीजन होने का, अब समझते हैं। देखो, पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ता है, किसी भी चीज को पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले ये क्लियर करो कि क्यों पढ़ रहा हूं, वाई। सबसे पहले क्लियर करो क्या, वाई, क्यों पढ़ रहा हूं। ठीक है, फिर हाउ, दूसरा सवाल आता है कि कैसे, कैसे पढ़ना है। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए कि क्यों करना है और कैसे करना है, दोनों चीजें क्लियर हो गए। क्यों करना है क्योंकि ये 16 मार्क्स देने वाला है नीट में। ठीक है, और मैं जैसे बताया एक भी मार्क्स आपका कम नहीं होने दूंगा। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेल से सवाल आए, लेक्चर्स को ढंग से करो, चीजें सही से याद रखो, 16 ऑफ 16, 20 ऑफ 20, जितने मार्क्स के लिए सवाल आते हैं उतने मार्क्स तुम्हारे फिक्स हो जाए। ठीक है, बढ़िया। कैसे पढ़ना है, आओ समझो। सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, अब सेल डिवीजन एग्जैक्टली होता कैसे। तो सेल कैसे डिवाइड होती है इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं, एक मिनट बस। लिखने के लिए टाइम दूंगा, बीच में ही मत लिखना, अपना कंसंट्रेशन सिर्फ सीखने पे होना चाहिए। इसको भरना है, नोटबुक्स को नहीं। ठीक, ठीक है सर, जैसा आपको। देखो, सेल डिवीजन जो होता है ना बेटा, ये दो स्टेजेस में होता है। इसको हम कहते हैं स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। स्टेजेस मतलब क्या, दो स्टेज में होता है, मतलब क्या, एक ऐसी स्टेज, पहली स्टेज जिसमें थोड़ी सी कुछ चीजें हुई, दूसरी स्टेज जिसमें थोड़ी सी कुछ चीजें हुई, दोनों को मिलाया और कहा कि सेल डिवीजन हो गया। समझ रहे हो ना बेसिकली क्या कहते हैं। मुझे पेन में को रिफिल करना है, तो मैंने दो स्टेप्स किए। मार्कर को रिफिल, मान लो ये मार्कर है, मार्कर को रिफिल करना है। पहली स्टेप मैंने मार्कर को खोला, दूसरी स्टेप में इंक भरी उसमें, और तीसरा स्टेप लगा लिया। तो हमने कहा कि मार्कर की रिफिलिंग करना 3 स्टेप की प्रोसेस है। वैसे ही सेल डिवीजन 2 स्टेप की प्रोसेस है। बेसिकली हमने दो ब्रॉड स्टेप्स में इनको डिवाइड किया है सेल डिवीजन को। तो जो पहली होती है ना सेल डिवीजन, जो पहली स्टेज है, फर्स्ट वन इज इंटरफेस। अब इंटरफेस होता है, सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, आप बस सुनते जाओ मुझे। इंटरफेस, और दूसरी स्टेज होती है ना बेटा, इसको हम कहते हैं एम्फेस। क्या कहते हैं, एम्फेस कहते हैं। एक होता है इंटरफेस और दूसरा होता है एम्फेस। अब ये जो, ऐसे लिखो या फिर ऐसे, इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखते हैं। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस एज। कौन से 2 स्टेजेस है, पहला है, कौन सा है पहला, इंटरफेस, इंटरफेस, और दूसरा है एमफेस। इंटरफेस और एमफेस, ऐसे 2 फेजेस में सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं सबसे पहले किसकी, इंटरफेस। इंटरफेस देखो, अब देखो, जिस हर एक लिविंग थिंग में जो सेल्स है वो कितने बार डिवाइड करेंगे, कितने टाइम उनको लगेगा, इसके हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने अपने फंडे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनके बॉडी की साइज क्या है, उनको रिपेयर करने की कितनी जरूरत है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे अन्य फैक्टर्स पे ये डिपेंडेंट होता है। लेकिन हम लोग मेनली 2 सेल्स की बात करेंगे। एक है ह्यूमन की सेल, यानी हमारी सेल को डिवाइड होने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है, और ईस्ट, ईस्ट पता है ना आपको, बैक्टीरिया को डिवाइड होने के लिए ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है। तो देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये इतना हमारे पास टाइम है, तो इस टाइम में से ये जो इतना पोर्शन है, कितना पोर्शन हुआ, ये लगभग 95% लग रहा है ये। और अगर नहीं लग रहा होगा तो मान लो ये 95%।
ठीक है, कितना है 95%। उसके बाद थोड़े से अच्छा रेखीव ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज अराउंड 5%। ये तो दिख ही नहीं रहा है, चलो अलग हाईलाइटर यूज कर। ठीक है, तो ऐसे करके कितना है 100% होता है। ठीक है सर, मान लिया 100% होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो ये जो 100% हो रहा है, इसमें इसमें ये जो 95% टाइम है, ये चल रहा है इंटरफेस। क्या चल रहा है? इंटरफेस चल रहा है। और ये जो 5% टाइम है ना बच्चों, इस 5% में चल रहा है एम फेस। कितने में? 5%। तो किसी भी, ये हमने ऑन एन एवरेज निकाला है कि कोई भी अगर सेल डिवाइड हो रही हो तो उसमें 95% टाइम जो है वो एक फेज को लगता है, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है एम फेज, जो कि 5% टाइम लेती है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ईस्ट की सेल है, ईस्ट की सेल को डिवाइड होने के लिए 90 मिनट्स लगते हैं। ईस्ट की सेल 90 मिनट्स में एक बार डिवाइड होती है। तो इस 90 मिनट्स में से 95%, मतलब लगभग 80 टू 84 के अराउंड जा रहा होगा, अब मेरा मैथ इतना ही है, लगभग 84 मिनट्स के अराउंड क्या है, इंटरफेस चल रही है। और बचे हुए 66 मिनट जो है, 84 मिनट्स क्या चला इंटरफेस, और 6 मिनट क्या चला एम फेस। अब एम फेस क्या है, इंटरफेस क्या है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। बस ये समझो जो मैं बता रहा हूँ। क्या समझना है? कि जो सेल डिवीजन है ये दो स्टेजेस में होती है, इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस जो है वो, उसका टाइम कितना लगता है? 95% टाइम लगता है। 95% किसका? एक सेल को डिवाइड होने के लिए जितना टाइम लग रहा है, उसमें से 95% टाइम किसको लगता है? इंटरफेस को लगता है। और बचा हुआ जो 5% है उसको लगता है एमफेस। उतना टाइम लगता है किसको? एमफेस। समझ में आया? ठीक है। सो यही चीजों को अब लिखते हैं। इंटरफेस, इट कंसिस्ट, इट इज द preparatory phase of cell division. It is the preparatory phase of cell division, and it requires 95% of total total time required for cell division। एक सेल को डिवाइड होने के लिए जितना टाइम लगता है उसमें 95% टाइम लगता है किसको? इंटरफेस। और ये क्या है? प्रिपेरेटरी फेज। अब सर इसको प्रिपेरेटरी फेज क्यों कहा गया? तो देखो बच्चों, सेल डिवाइडेशन जो होता है, सेल डिवीजन जो होता है, इस सेल को डिवीजन होते समय, सेल को डिवाइड होते समय जो भी चीजें चाहिए, जैसे घर का कंस्ट्रक्शन करना है, तो घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ सामान लगता है, रॉ मटेरियल लगता है ना। इस रॉ मटेरियल को अगर बनाने की जरूरत पड़ी तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सेल को तो हम क्या करते हैं, कहीं से लेके आते हैं, लेकिन सेल को खुद को बनाना पड़ता है।
तो हर एक चीज को सेल पहले बनाती है, वो चीजें जो डिवीजन करने के लिए काम में आने वाले हैं। यानी वो चीजें, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, रेती चाहिए, ईंटें चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो हर एक चीज को बनाने का काम जब होता है, वो होता है इस इंटरफेस में, इस 95% ऑफ द टाइम। समझ रहे हो? और नहीं समझ रहे हो तो इसे सुनो। देखो सर, आप घूम फिर के वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आने वाले हो, हमें पता है। हाँ बेटा, उसी पे आने वाला हूँ। ठीक है, देखो, क्योंकि इस चीज की शुरुआत ही उस लिए हुई, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी फिलोसॉफी हमेशा दो चीजों को जोड़ेगी। किसको? किसी भी चीज को किसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ जोड़ेगी। देखो, तुम्हारा ये जो प्रिपेरेटरी फेज है, तुम्हारा अभी चल रहा है प्रिपेरेटरी फेज। ठीक है, कि तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 7 से, क्लास 8 से, क्लास 9 से, क्लास 10 से, क्लास 8 से मान। अब क्लास 8 टू क्लास 12 इट कंसिस्ट ऑफ 5 years, 5 साल। कितने साल है? 5 साल है। इस 5 साल में जो तुम प्रिपेयर करने वाले हो, 5 साल में, 5 सालों में, यानी अराउंड 60 मंथ, 60 महीनों में तुम जितना प्रिपरेशन करने वाले हो, वो तुम्हें एक जगह पे जाके एक एग्जाम में 3 घंटे बैठ के तुम्हें अपना प्रिपरेशन दिखाना है। समझ रहे हो ना? वो परफॉर्म करना है, परफॉर्म यानी एक्चुअल जो ड्रामा चलेगा वो 3 घंटे चलेगा, लेकिन उसके पीछे की प्रिपरेशन जो है ना, वो 60 महीनों से चलती आ रही है सर, 5 सालों से चलती हुई आ रही है। तो ड्रामा बड़ा सही होगा अगर इतना प्रिपरेशन चल रहा होगा। वैसे ही सेल को अगर डिवाइड करना है, तो वो जो ड्रामा चलता है ना बच्चों, ये ड्रामा चलता है कितने टाइम तक? 95% टाइम तक। एंड दैट इज, ड्रामा एक्चुअल 5% टाइम तक चलता है, इसका प्रिपरेशन चलता है कितने टाइम तक? 95% टाइम, विच इज स्टडीड अंडर द इंटरफेस विच इज नोन एज द प्रिपरेटरी फेज। समझ में आया प्रिपरेटरी फेज क्या है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ठीक है, तो प्रिपरेटरी इंटरफेस किसे कहते हैं? बस अगर इतना पूछे इंटरफेस किसे कहते हैं, तो कहना एक प्रिपरेटरी फेज है। क्या है? प्रिपरेटरी फेज है, जिसमें सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करती है, सारा मटेरियल्स को कलेक्ट करती है। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे, इन दिस फेज प्रोटीन्स एंड other substances required required for cell division are synthesized are synthesized। मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, फिर से बता रहा हूँ। इसमें, इस फेज में प्रोटीन्स और बाकी के सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। कौन से सब्सटेंसेस को? जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, उन चीजों को बनाने का काम किसमें किया जाता है? इस प्रिपेरेटरी फेज में किया जाता है। प्रिपेरेटरी फेज कितने? 95% ऑफ द टाइम। इतना समझ में आया? ठीक है, और ये क्या क्या होता है इसमें? प्रोटीन्स वगैरह जो रिक्वायर्ड होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब लास्ट का एक पॉइंट समझाऊंगा और फिर तुम्हें नोट्स लिखने के लिए टाइम दूंगा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इट यानी कौन? इंटरफेस। इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ, ऐसा लिखो, इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ, किसके बने होते हैं? सबसे पहले G1 फेस, ठीक है, सेकंड G2 फेस, और थर्ड G3 फेस। ये सारी चीजें क्या है मैं आपको बताऊंगा। आपका बस काम क्या है अब आज, कि सेल डिवीजन क्या होता है ये टाइम टेबल बनाना आज के आज ही। फिर ये नोट्स लिख लो, और नीचे वाले नोट्स, इसको लिखने के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है, लिख लो।
दूर भी हूँ दरमिया तो फासले हुए। बैकग्राउंड चाहिए ना आपको? पढ़ने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए ना, हल्का हल्का। अरे सर आप मत गाया करो, गाया करो। बैकग्राउंड चाहिए लेकिन आप मत गाया करो। देखो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया, आगे बढ़ो ऊपर। चलो ठीक है। कैसे है आपकी निगाहों में। तो इसके आगे क्या है, इसमें क्या आता है, इन चीजों का टेंशन मत लो। जैसे जैसे आगे लेक्चर्स चलेंगे वैसे वैसे आपको सेल साइकिल के सेल डिवीजन के जैसे चीजें समझ में आएगी। और क्योंकि ये 11th वाला लेसन ले रहे हैं तो इट विल टेक टाइम फॉर श्योर। टाइम लगेगा इस चीज को। देखो जी। ओके, आई होप आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। जैसे कि हमारा हर लेक्चर का रूटीन है, नेक्स्ट लेक्चर से हम रिवीजन को शुरुआत करेंगे। आज के लेक्चर में तुम्हें कोई होमवर्क नाम की चीज़ नहीं है। बस सेल साइकिल क्या होता है आपके बुक में से एक बार पढ़ लें। ठीक है, स्कूल में पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो और भी बढ़िया। पढ़ के समझ में आया होगा तो बढ़िया। अगर स्कूल में पढ़ा के समझ में नहीं आया तो और बढ़िया, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक चीज़ ढंग से क्लियर करवा देंगे। ऑन दिस गुड नोट इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। लेकिन याद रखना बच्चे, सिर्फ लेक्चर पढ़ना इज नॉट द एवरीथिंग। उसके बाद की जो पढ़ाई होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आज भले ही हमारे नए लेसन का इतू सा पाठ हुआ होगा, आप लोगों को इतू से पाठ पे निर्भर ना रह के जो लास्ट का लेसन हुआ है उसको एक बार ढंग से रिवाइज कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय। पढ़ते रहना, पढ़ना मत भूलना।